नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तराखंड में नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन उससे पहले तमाम सियासी हलचल वहां पर बनी हुई है। कभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, कभी बीजेपी में खींचतान की खबरें तो कभी कांग्रेस में खींचतान की खबरें। लेकिन इस बीच अब एक बड़ी फजीहत आ गई है धामी सरकार के लिए कि अचानक एक महीने में ऐसा क्या हो गया कि 3.5% से बढ़कर के 4.7% बेरोजगारी दर हो गई। यानी कि जनवरी से फरवरी महीने में मात्र 1% से ज्यादा बेरोजगारी दर कैसे बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी बाकायदा सरकार के विजन पर, धामी सरकार के विजन पर सवाल उठा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों बेरोजगारी दर बढ़ रही है, क्या है रोड मैप सरकार के पास, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी पर हंगामा। एक महीने में ही बेरोजगारी दर में 1% से ज्यादा का इजाफा। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस पार्टी हमलावर। उत्तराखंड में मतदान के बाद एक बार फिर बेरोजगारी दर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बढ़ती बेरोजगारी दर पर जहां बीजेपी परेशान है तो कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक नजर आ रही है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर फरवरी महीने में 4.7 पहुंच चुकी है, जबकि जनवरी में 3.5% रही है। देश भर में अब उत्तराखंड 15वें स्थान पर पहुंच चुका है, जहां बेरोजगारी दर बढ़ रही है। विपक्ष धामी सरकार पर हमलावर है। ये पलायन आयोग की जो रिपोर्ट है वही ये बताती है कि पहले से ही 8.5 लाख बेरोजगार शिक्षित युवा सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं। उसके अलावा जो लगभग 4.25 लाख युवा यहाँ पर रिवर्स पलायन के चलते आए कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर, उसमें से 25 से 30% अभी यही हैं उत्तराखंड में। तो एक वो एक्स्ट्रा बेरोजगारों की लिस्ट में उनका नाम भी जुड़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसी सब विकराल रूप को देखते हुए कहा है कि हम रोजगार के क्षेत्र में इसको मॉडल राज्य बनाएंगे। बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े पर बीजेपी अब सफाई देती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान की माने तो सरकार ने अपनी विजन में नया प्लान शामिल किया है, जिसमें 3 साल का रोड मैप बनाया गया है ताकि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। बेरोजगारी एक महीने के अंदर ही 3.5 से 4.5 की छलांग लगा रही है, तो ये चिंता का विषय है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, और आप भली भांति जानते भी हैं कि पिछले 5 साल से सेंटर की मोदी सरकार और उत्तराखंड की भाजपा सरकार उत्तराखंड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए, उसको सशक्त और मजबूत करने के लिए सारी योजनाएं ला रही हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव निपटने के बाद एक बार फिर बेरोजगारी दर बढ़ने लगी है, जिसे लेकर विपक्ष एक बार फिर से आक्रामक हो गया है। विपक्ष के साथ साथ जनता भी इस बात का जवाब चाहती है कि आखिर अचानक से बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी क्यों होने लगी है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर में अचानक से इजाफा क्यों हुआ? बाकायदा इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। खास तौर पर कोरोना के वक्त में जो अलग अलग प्रदेशों में उत्तराखंड के लोग काम कर रहे थे, कोरोना कार्यकाल में सब अपने प्रदेश की तरफ वापसी हो लिए। पहले से ही वहां पर 4 से 5 लाख लोग बेरोजगारी लिस्ट में उनको शामिल किया गया था। जब कोरोना की मार युवकों पर पड़ी तो अपने जब शहर की तरफ उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बढ़े, तो दरअसल कोरोना के बाद जब उनका पलायन हुआ दूसरे प्रदेशों से, तो अभी तक वो वहीं पर हैं। उनका नाम भी बेरोजगारों की लिस्ट में डाला गया है। और इन्हीं वजहों से अचानक से इजाफा जनवरी से फरवरी के बीच में देखने को मिल रहा है। लेकिन वाकई में एक बड़ी चिंता की बात है कि अगर ऐसा है तो पहले से सरकार के पास कोई रोड मैप क्यों नहीं था? क्योंकि कोरोना पिछले 2 साल से है। 2 साल में सरकार ने इन लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया, जबकि दिया जाना चाहिए था? ऐसे तमाम लोग जो पहले से बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हैं, उन लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया गया? वैसे सरकार कह रही है कि रोजगार के फ्रंट पे हम लोगों की तरफ से बेहतर काम किया गया है। इसके बावजूद विपक्ष का कहना है कि कुछ भी काम नहीं हुआ। रोजगार के मसले पर पूरी तरह से सरकार फेल है। और खास तौर पर जब अलग अलग प्रदेशों से कोरोना के कार्यकाल में जब उत्तराखंड की तरफ उनकी वापसी हुई, तो उस वक्त भी इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। यानी कि बड़ी फजीहत हो रही है बीजेपी सरकार की इस पूरे मसले पर
कि बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल बीजेपी सरकार की तरफ से नहीं किया गया। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जपेंद्र जी, स्वागत है। जपेंद्र जी, एक बात बताएं, बेरोजगारों की संख्या में अचानक से इतनी बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है और क्या इसके पीछे की वजह है? क्या आप लोगों को पहले से पता था कि इस तरह के आंकड़े आ सकते हैं? क्या आप लोग तैयार थे इस तरह के आंकड़े को देखने के लिए? अगर पहले से सब कुछ पता था तो कुछ क्यों नहीं किया गया सरकार की तरफ से? जपेंद्र जी बताइए। सरकार की तरफ से जितना संभव हो सकता था उतने प्रयास किए गए। स्वरोजगार से बहुत से लोगों को जोड़ने का प्रयास आज भी जारी है और पहले भी जोड़ा गया है। और निश्चित तौर से जब आप देखेंगे कि जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से निरंतर रुक कर कोरोना को लेकर अवस्थित स्थिति बनी हुई है पूरे देश में ही, सभी कंपनियों ने, काफी लोगों ने कम से कम 30% का मिनिमम टू मैक्सिमम कट गया है, कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्ट को देखते हुए, इफेक्शन को देखते हुए। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का बहुत सा युवा, या हम ये कहें कि उत्तराखंड से कम 30%, 40% युवा हमारे पड़ोस के राज्यों में या एनसीआर में, हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में प्राइवेट सेक्टर पर आश्रित हैं। तो वहाँ जो कॉस्ट कटिंग हुई है तो निश्चित तौर पर सभी लोगों पे उसका दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। सब लोग अपने प्रदेश लौटे, लेकिन राज्य सरकार ने निश्चित तौर पर, चाहे आप उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लोनों के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा गया, उन्हें अपने काम करने के लिए प्रेरित किया गया, और राज्य सरकार में जितने प्राइवेट सेक्टर्स के माध्यम से स्टेट में उन्हें जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो नाकाफी हैं। और ऐसे में हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि सभी लोगों को प्रॉपर रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से जो अभी वापस नहीं गए। जपेंद्र जी, एक बात बताएं, सरकार दोषी नहीं है इसमें हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अभी क्राइसिस नजर आ रहे थे, तो उसे देखते हुए सभी इंडस्ट्रीज ने कहीं ना कहीं कॉस्ट को अपने कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ने लोगों को हटाया। तो निश्चित तौर पर उसमें अन्य राज्य भी उससे प्रभावित हुए हैं और उत्तराखंड उससे पर निश्चित तौर पर प्रभावित है। क्या जपेंद्र जी, क्या आप लोगों को पता था कि कोरोना के कार्यकाल में लोग अलग अलग जगहों पर जो काम कर रहे हैं उनकी वापसी होगी, वो वहाँ से घर लौटेंगे और एकदम से अचानक इजाफा होगा, लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, तो अचानक इस इजाफे को देखते हुए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए थे? पिछले 1-2 साल की बात में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पिछले 1 साल के दरमियान भी कुछ उठाया गया, कुछ किया गया? निश्चित तौर पर अगर आज पर्वतीय राज्यों में आप देखेंगे, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्रों में हजार ऐसे युवा हैं जो वापस आए। वापस आने के बाद वो स्वरोजगार से जोड़ने की उन्होंने इच्छा व्यक्त करी और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो उत्तराखंड में रह के ही, चाहे वो टूरिज्म के सेक्टर में काम करेंगे या वो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर से जुड़ के काम करेंगे या पशुपालन से जुड़ के काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर उन सब लोगों को राज्य सरकार ने सहयोग करा और निश्चित तौर पर आज सभी लोग वो अपना एक कामयाब उन्होंने अपना स्टार्टअप लिया है और सभी लोग आज अच्छे से प्रदेश के अंदर ही रहकर कमा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आता हूं। जपेंद्र जी, 2 मेहमान इस वक्त और जुड़ चुके हैं। सुजाता पॉल जी इस वक्त हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुजाता जी, स्वागत है आपका। और विशाल चौधरी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हैं। विशाल चौधरी जी, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है विशाल जी मेरी? आप तक आ रही है ना? चलिए, सुजाता पॉल जी के पास में आऊँगा। सुजाता जी, वजह तो बहुत साफ तौर पर दिख रही है कि पहले से जो बेरोजगार थे वो तो थे ही। कोरोना के कार्यकाल में बाहर के प्रदेशों में जो काम कर रहे थे उत्तराखंड के लोग, उनका लौटना हुआ, घर वापसी हुआ। सरकार की नज़र में ये चीज़ें थी। इसके बाद भी, और यही आंकड़े जब मिलाया गया बेरोजगारों के साथ, इसको जब एड ऑन कर दिया गया तो अचानक से इसमें बढ़ोतरी दिखी। तो इसमें सरकार की गलती कहाँ नजर आती है? देखिए, कोरोना काल का तो एक बहाना है, क्योंकि नौकरी तो बहुत पहले ही चली गई थी लोगों की। अब आप मुझे ये बताइए कि CMI का डेटा तो हमारा नहीं होता। ऐसा क्या हो गया कि पुष्कर सिंह धामी के सरकार में आने के बाद, यानी कि तीसरे मुख्यमंत्री उस तिकड़ी के बनने के बाद, ऐसा क्या हुआ था कि एक ही महीने में आंकड़े में जंप आ गया था इनके घोषणा के बाद।
तो मुख्यमंत्री जो है वो घोषणावीर जरूर है, लेकिन नौकरियां उन्होंने नहीं दी। और इसका मैं कारण बताती हूँ आपको। वो 24,000 नौकरियों की बात कर रहे थे और वो 24 क्लास 4 की जो नौकरियां हैं परिवहन निगम में वो नहीं दे पा रहे थे उन बच्चों को जो सिलेक्ट तो हो गए थे, मगर उन्हें वो नियुक्त नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे हमारे पास फाइनेंस नहीं है। उसके बाद यूपीसीएल पिटकुल के इन्होंने बच्चों को 252 बच्चों को तो दे दी नौकरी। उसके बाद कुछ बच्चों को 150 बच्चों को कहा कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा था कि ये घोषणाएं तो कर रहे थे पर ये नौकरियां दे नहीं पा रहे थे। हाँ, डेटा के साथ जो भी फर्जिंग करी, मगर डेटा तो ही नहीं कहा था। इन्होंने बताया कि भैया नौकरियां जो है हमने इतने दे दिए हैं, स्वरोजगार इतना हो गया है। तो भाई अगर स्वरोजगार की बात कर ले तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ और हमारे लोग वापस आए तो बहुत से लोग खेती बाड़ी में भी लगे, तो वो तो स्वरोजगार हुआ ना। इनसे किसी ने मदद भी नहीं मांगी मगर उन्होंने स्वरोजगार अपना करना शुरू कर दिया। तो क्या आंकड़ों में उनका नंबर डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? भाई आज मुझे बताइए, पोस्टल बैलेट जो है वो खटीमा में पहले नहीं पहुंचे थे, अब पता चल रहा है कई कई जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि पुलिस वालों से ये डरते हैं। क्योंकि 4600 ग्रेड पे मांगने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार सड़कों पे आए, इन्होंने भरोसा दिया कि देंगे मगर दिया नहीं। इसी वजह से पोस्टल बैलेट उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि वो ताबड़तोड़ इनके विरुद्ध करेंगे वोटिंग। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है सरकार में रहते हुए जनता को त्राही कराया। जिसके पास नौकरी है उसकी नौकरी जाके छीन ली। जैसे 108 और खुशियों की सवारी के 717 परिवार सड़कों पे आ गए। 2019 में वो TSR 1 के विरुद्ध खड़े हो गए थे हमारे परेड ग्राउंड में धरना स्थल पर। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास ना तो उनके साथ बात करने का टाइम था, मगर जो टाइम था वो ये था कि बाहर के जो लोग हैं उनको नौकरियां दिलवा दे। एक और आखिरी बात, अगर आप रीसेंट स्कैम देखें तो आउटसोर्सिंग का स्कैम तो बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि इनका जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो तो कर ही रहा है, मगर अब एम्स ऋषिकेश में भाई ये जांच तो हमारी नहीं सेंट्रल एजेंसी कर रही है। और तब पता चला है कि इनके डायरेक्टर महोदय रविकांत, उनके रहते हुए 800 में से 600 लोग राजस्थान से भर्ती करे गए, जिसमें से एक ही परिवार का एक एग्जाम्पल दिया गया है। 6 लोगों को नौकरियां दी गई तो हमारे लोगों को तो नौकरियां दी नहीं। इससे आंकड़ों में अगर ये उनकी बातें पहले बता रहे थे तो ये नौकरियां हमारी सरकार के तहत हमारे राज्य में लोगों को मिल रही थी मगर हमारे राज्य के लोगों को नहीं मिल रही थी। इसलिए ये कोरे झूठ बोल रहे थे और आज धरातल पे सच्चाई आ रही है और आंकड़े बोल रहे हैं, अब निकल के आ रहे हैं। चलिए ठीक है सुजाता पॉल जी, ये आपके तर्क हैं। जपेंद्र जी कुछ और ही तर्क बोल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो बेरोजगार लोग हैं जिन्हें रोजगार मिला ही नहीं या फिर जो रोजगार की तलाश में वो अभी तक रोजगार की ही तलाश कर रहे हैं। चुनाव में तमाम तरह के दावे किए गए, तमाम तरह के वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में जिसको रोजगार नहीं मिला उसको नहीं मिला, जिसको मिला मिला, जिसको नहीं मिला उसको नहीं मिला। उसके लिए सरकार क्या सोच रही है? विशाल चौधरी जी के पास मैं आता हूं, आम आदमी पार्टी के पास। विशाल चौधरी जी, आप लोग तो सिर्फ दावे और वादे ही इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि पहली बार इस वक्त उत्तराखंड में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो तमाम तरह जो बेरोजगारी दर में अचानक से इजाफा हुआ, तर्क भी इसके पीछे है क्यों इजाफा हुआ। क्या आम आदमी पार्टी इस तरह के मुद्दे को उठाती रही या फिर अचानक से आम आदमी पार्टी को भी लगने लगा कि यहाँ तो पहले से बेरोजगारी इतनी थी, कोरोना कार्यकाल में जो लोग वापस हुए प्रदेश की तरफ वो भी साथ में उन्हें जोड़ दिया जाए तो और भी बेरोजगारी बढ़ रही। तो उत्तराखंड की हालत इस फ्रंट पे काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। आम आदमी पार्टी इस पर कैसे वर्कआउट कर पाई पहले से? देखिए, अगर आप CMI के आंकड़ों की बात करें तो 2016 दिसंबर में हमारी जो रोजगार की दर थी उत्तराखंड में 40% थी। 2021 दिसंबर में वही रोजगार दर 30% से आ गई। 2016 में जो लोग अर्हता पूर्ण करते थे, जो मानक पूर्ण करते थे, जो योग्य लोग थे, वो 78 लाख लोग थे उत्तराखंड में जो रोजगार लेने के लिए योग्य हुआ करते थे या मानक, जिनके मानक पूर्ण थे। आज 91 लाख लोग हो चुके हैं और रोजगार दर हमारी कम आ गई है। दूसरी तरफ आपको पता है चुनाव से
आचार संहिता लगने से मात्र 4 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक उत्तराखंड में वो व्यक्ति भी आंदोलन कर रहा था जो रोजगार प्राप्त है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो, और वो व्यक्ति भी आंदोलन कर रहा था जो बेरोजगार है। 4000 ग्रेड पे का विषय पर हमारे पुलिस कर्मियों से लेके अन्य विभिन्न विभागों के कर्मचारी जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमें तय मानकों के अनुसार वेतन भत्ते दिए जाए, समान वेतन में हमें दिया जाए। एक तरफ बेरोजगारी की बात करें तो बैकडोर से आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों पर, उनके मंत्रियों के रिश्तेदारों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर तमाम आरोप प्रत्यक्ष रूप से लगे हैं। और जिस प्रकार से अभी जीता जागता उदाहरण कि क्षेत्रीय, जब हम आरक्षण की बात करते हैं कि भाई उत्तराखंड में पहला अधिकार उत्तराखंड के युवाओं का है कि 80% रोजगार हमने कहा था कि उत्तराखंड के युवाओं को मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि राजस्थान के लोगों को लाकर उत्तराखंड में समायोजित किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है। एम्स के अंदर जो ये सीबीआई जांच का प्रकरण चल रहा है, तो इससे आप स्पष्ट रूप से भूमिका भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी रोजगार और पलायन पर गंभीरता से कोई काम नहीं किया है। और आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले भी ये बात कही थी कि भाई यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो हम रोजगार एवं पलायन मंत्रालय का गठन करेंगे। और मात्र ठीक एक है, साल के अंदर ये आपका विजन है। अभी सरकार तो आई है नहीं आपकी, लेकिन ठीक है, वादे, तमाम तरह की चीजें जो आप लोगों की तरफ से की जा रही है, वो भी हो सकता है कि तो उत्तराखंड की आप ये जनता देख देख सकते हैं लेगी। ना लेकिन कि मैं जपेंद्र जी के पास outsourcing में आ रहा हूँ। जपेंद्र जी, एक बात बताइए, जब सब कुछ पता है, जैसा कि विशाल चौधरी ने कहा कि देखिए, और वो गलत बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत आंकड़ों के हिसाब से बहुत सही बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये किस तरह का समायोजन है सरकार का? कैसे इसको आप लोग बैलेंस बना कर रखे हुए हैं कि रोजगार भी दे रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ रही है? ये कैसा प्रदेश है और कैसी सरकार है जो इसको हैंडल किस तरीके से कर रही है? हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा, 1 करोड़ 8 लाख के आसपास होगी। और अभी जो आंकड़े आए उसमें बताया गया कि 96 लाख लोग रोजगार पाने के लिए पात्र थे। यानी कि उत्तराखंड की आबादी का 90% जो हमारा पॉपुलेशन है वो रोजगार के लिए तैयार है। तो एक ढांचा होता है व्यवहारिक रूप से कि प्रदेश की जनसंख्या के अनुरूप कितने कर्मचारियों की प्रदेश के अंदर आवश्यकता है, और मैक्सिमम सरकार नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं हो रही है जपेंद्र जी, सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं हो रही है। हम सरकारी की बात नहीं कर रहे हैं, स्वरोजगार तमाम सेक्टर्स में पे भी बाद में आते हैं। हम पहले एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे ना। हाँ, ठीक है। जो सरकारी नौकरी वाला पॉइंट है, तो जब प्रदेश की टोटल जनसंख्या और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आप मैक्सिमम राज्य सरकार संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए भी एक सीमा से अधिक रोजगार नहीं खड़े कर सकती है, वो एक पॉपुलेशन और उसकी प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप होता है। और ये हमारे संविधान में दर्ज है और सभी राज्यों में उसी का पालन किया जाता है। अब हम आते हैं कि अब डेफिनेटली प्रदेश के अंदर युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उन्हें रोजगार की आवश्यकता है, तो उनके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात होती है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर से जोड़ने की बात होती है, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की दृष्टि से योजनाओं की बात होती है। तो वहां उत्तराखंड सरकार कहाँ चूक रही है? निरंतर उत्तराखंड सरकार, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, हमेशा उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से उस पायदान पर पूरी वर्किंग, अपनी स्ट्रॉन्ग वर्किंग करके रिजल्ट देने का काम किया। हाँ, 2 साल में ये कोरोना के मद्देनजर वो बेरोजगारी की जो दर बढ़ी है, वो निश्चित तौर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज था, और भारतीय जनता पार्टी ने उस चैलेंज को स्वीकार किया है और उसके अनुरूप कार्यों को अंजाम दिया है। अभी पुलिस के चुनाव के बैलेट पेपर को लेकर इतना बड़ा लंबा चौड़ा हमें भाषण सुनने को मिला, तो ये कोरी राजनीतिक और राजनीतिक बयानबाजियों का कोई औचित्य नहीं रहता है। चुनाव मतलब जपेंद्र जी, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जहां पर जितनी जरूरत, जपेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि जहां पर जितनी जरूरत पड़ी सरकार की तरफ से पूरा वो काम किया गया है। कई जगहों पर जहां पर जरूरत अभी और करने की है, आप लोग का रोड मैप तैयार है, लेकिन ठीक है, 10 मार्च के बाद किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी तो तय नहीं है ना जपेंद्र जी। अब आपने रोड मैप तैयार भी कर दिया, तो अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन गई
या आम आदमी पार्टी कह रही कि मेरी इस बार सरकार बनेगी, तो उसका उनका अपना एक रोड ये मैप है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के किए हुए सुजाता पॉल जी, सुजाता पॉल जी, सुजाता पॉल जी, आप लोग बेरोजगारी के मसले को लगातार प्रदेश में उठाते रहे। आप लोग आवाज पूरी तरह से कि किस तरह से रोजगार के मसले पर सरकार ने जो काम किया है वो बहुत जितनी जरूरत है उस हिसाब से नहीं किया गया। तब भी सरकार की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में हमने इतने काम किए हैं, जहां पर जो जरूरत थी उस हिसाब से काम किया गया। किसी की भी सरकार होगी तो वो इतना ही तो काम कर पाएगी ना सुजाता पॉल, या फिर आपका रोड मैप थोड़ा सा और एक्सपेंडेड है, तो थोड़ा बताइए। देखिए, आपके पास विजन भी होना चाहिए, आपके पास इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, आपकी सरकार स्थिर भी होनी चाहिए। मगर प्रचंड बहुमत की सरकार स्थिर कब थी? जब ये खुद को रोजगार देने में बिजी थे, तो ये जनता को रोजगार क्या देते? मैं तो इनसे ये जानना चाहती हूँ भाई, 2016-17 में जो बेरोजगारी दर है वो 1.61% था और वो 2020-21 में 10.99% हो गया, यानी कि 1.5% से जाके 11% हो गया। और सब कुछ आप अगर कोरोना पे छोड़ देंगे तो इस वक्त सच्चाई है कि जो लोग वापस आए थे, पलायन करके गए थे, फिर वापस आए, अब वो वापस चले गए हैं पलायन करके। तो सच्चाई ये है कि आप उनको तो जोड़ नहीं रहे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 1.25 लाख करोड़, ये तो केवल सरकारी नौकरियों की बात करें, हम नहीं कर रहे सरकारी नौकरियों की, मैंने तो शुरुआत में स्वरोजगार की बात करी। इनसे जानना चाहती हूँ कि वो CSR 1 जो है, उन्होंने 18-19 अक्टूबर 2018 को एक कुछ करवाया था ना, इन्वेस्टर समिट, उसमें देश के यशस्वी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये प्रधानमंत्री, जो देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, आज हमारे बच्चों को यूक्रेन से नहीं निकाल पा रहे, वो भी आए थे उस प्रोग्राम में। मगर वो 1.25 लाख करोड़ रुपए के जो MOU साइन हुए थे, उससे तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती ना भाई साहब। अब इन भाई साहब से ये पूछिए कि वो 1.25 लाख करोड़ रुपए की MOU होती है वादा, और वादा खिलाफी करी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा, और वादा खिलाफी करी मोदी जी ने दोबारा, क्योंकि मोदी जी तो वही 15 लाख का जुमला और ये जुमला देते देते वादा खिलाफी की उनको आदत पड़ गई है। मगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीन बोल सकते हैं जपेंद्र जी, वादा तोड़ा है इन्होंने जनता से। इनके तो हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ताओं के या अन्य नेताओं के, इनके तो सपने में भी मोदी जी आते हैं और राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। मोदी जी इतने कोई बड़े महत्वपूर्ण नहीं है। मोदी जी एक देश के व्यक्ति है जिनको देश का प्रधानमंत्री बनाया है, जिनको जिम्मेदारी दी है, मगर वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं, क्योंकि वो देश के लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे, वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। और भाजपा के अंदर इतनी टूट फूट है कि कभी गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल ही उड़ा देते हैं, और कभी उत्तराखंड में आकर 1 मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री कर देते हैं। तो उन्हें तो खुद ही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। लेकिन आप अपने प्रचार मंत्री को अपने पास रखिए, हमारे प्रधानमंत्री को हमें दीजिए, और हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। वही कुर्सी प्रधानमंत्री की होती है, जो देश का होता है, वो भाजपा का नहीं होता। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा समय थोड़ा खत्म हो रहा है। विशाल चौधरी के पास में आना चाहूंगा। एक मिनट जपेंद्र जी, विशाल चौधरी जी, एक बात बताएं, आप सरकार किसकी बनेगी किसी को नहीं पता है। आम आदमी पार्टी इस वक्त नतीजे से पहले किस तरह की एक्टिविटीज में उनके नेता, आपके बड़े नेता सब इस वक्त उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां उनकी है? 10 मार्च का इंतजार है और एकदम से आप लोग जैसा कह रहे हैं कि बहुत ही रोमांचित करने वाला नतीजा आएगा। अब रोमांच किसका होगा, जपेंद्र जी का हो जाएगा या फिर सुजाता पॉल जी के लिए, या विशाल चौधरी जी बताइए कैसा रोमांच होगा? गौरीशंकर जी, आपने इस परिचर्चा से अलग ये सवाल किया है। हाँ, मैंने इसलिए किया कि मतलब मैं भी 10 मार्च का इंतजार कर रहा हूँ एक्चुअली। जी। मुझे लगता है हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं 10 मार्च का, इसलिए आप लोग भी आजकल लड़ाई झगड़ा कम कर दिए हो ना। कहाँ मैं तो उकसाता भी रहता हूँ, तभी नहीं लड़ते आप लोग आपस में। मैं मेरे व्यक्तिगत संबंध है जपेंद्र जी से, लेकिन वो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोग उत्तराखंड के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कहाँ सर वैचारिक मतभेद भी, सब आराम से बैठे हुए हो, है ना? सबको लगता है बस मेरी बारी आए तभी मैं बोलूंगा। मुझे पता है 10 मार्च का आप लोग। देखिए गौरीशंकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 के जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, मजा नहीं आ रहा।
वो परिणाम ऐतिहासिक है। उत्तराखंड का मतदाता पहली बार जागरूक होकर अपना मत डालने के लिए उन खंडर स्कूलों में गया, जिन खंडर स्कूलों में जाने के बाद वो उत्तराखंड की तस्वीर बनाता था। हमने कहा भाई जिन इस सरकारी स्कूलों में तुम जा रहे हो जहां पर छत नहीं है, टॉयलेट नहीं है, चलिए सर, एक स्कूलों में जाकर हाँ मैं समझ गया विशाल जी, देखिए अगर आपकी बातों पर जनता को यकीन है, लगता है जनता को भरोसा है कि आम आदमी पार्टी ही उत्तराखंड का सही विकास कर पाएगी, तो ठीक है, आपके हिसाब से नतीजा ऐतिहासिक आएगा। सुजाता पॉल जी इसलिए कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, बार बार मुख्यमंत्री बदलने से उत्तराखंड का विकास ठप हो गया, तमाम तरह की वजह उनके पास है। तो वो भी कह रही हैं कि एकदम से उलट नतीजा आएगा, सरकार परिवर्तित होगी, कांग्रेस रही है ना, और बीजेपी भी ताल ठोक रही है कि 60 के ऊपर जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि 10 मार्च का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ, आप सभी लोग कीजिए। और चलिए इसी के साथ समय खत्म हो गया, आप सभी यहाँ पर आए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।